हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आइए आते हैं अपने मूल बिंदु पे। आज हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, संविधान का भाग 5, जिसमें संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में बातें बताई गई हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 भागों को पढ़ रखा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और 4 का, जिसमें आपने देखा संघ और का उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में था, भाग में 2 में आपका नागरिकता था और भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार था और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको देखा आपने को ने। और इसके बाद वाला जो 4 का था उसमें आपने मौलिक कर्तव्यों को देखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो लास्ट वीडियो था हम लोगों का। आज हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है और संघ में संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय स्ट्रक्चर जो है। जैसे हमारे यहाँ स्ट्रक्चर 2 तरह के हैं। संघीय शासन व्यवस्था में ये व्यवस्थाएं होती हैं कि केंद्रीय स्तर पे सरकारें अलग होती हैं, राज्य स्तर पे सरकारें अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग भाग 5 में संघ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं और संघ क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी मैंने आपसे जिक्र किया। अब संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में आज हम डिटेल देखेंगे और ये संघीय सरकारें जो हैं वो कब से अस्तित्व में आई और कैसे हैं और अन्य राष्ट्रों में कैसे कैसे इनका स्वरूप है। तो देखें आप कि पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी लोकतांत्रिक कंट्री हैं विश्व में, जहाँ पर लोकतंत्र के द्वारा चुनाव होते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं लोकतंत्र के माध्यम से, उन सभी कंट्रीज़ में सरकार और विधायिका के मध्य संबंधों के आधार पर, किसके किसके मध्य? सरकार, दूसरी बॉडी विधायिका, यानी कि वहाँ की जो संसद, किसी भी कंट्री की जो संसद है और सरकार है, इनके मध्य संबंधों के आधार पर पूरे विश्व में 2 तरह की सरकारें पाई जाती हैं। पहली सरकार होती है जहां पर जो संबंध होते हैं, यानी सरकार के विधायिका के मध्य जो संबंध होते हैं, अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं अगर, तो वो सरकार होती है संसदीय सरकार, यानी संसद के द्वारा चुनी गई सरकार, वो संसदीय सरकार होती है। यदि विधायिका और कार्यपालिका दोनों डिफरेंट हो, यानी कार्यपालिका मतलब सरकार और विधायिका भिन्न हो, तो उस संबंध के जो वहाँ पे सरकारें बनती हैं वह अध्यक्षात्मक सरकारें कहलाती हैं। थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको, स्पष्ट हुआ होगा। जहाँ पर संसद और सरकार दोनों एक दूसरे पे निर्भर होती है, डिपेंड होती है, वहाँ पर जो उन व्यवस्थाओं में ये व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होगी, यानी संसदीय सरकार होगी। और जहाँ पर विधायिका भिन्न होगी, यानी कि वहाँ की जो संसद है वह अलग होगी और वहाँ का सरकार जो है वो अलग होगी, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, यानी सरकार पे संसद का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कोई दबाव उस रूप में नहीं रहेगा। जब तक वो संवैधानिक दायरे में कार्य कर रही है तब तक कोई दबाव नहीं रहेगा। उस तरह की गवर्नमेंट को हम लोग क्या अध्यक्षता शासन व्यवस्था कहते हैं। ये व्यवस्था, इसके बारे में आइए थोड़ी चर्चा करते हैं, डिटेल करते हैं इसके बारे में, ये क्या है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ किन कंट्रीज़ में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो आपको बात ये स्पष्ट हो गई होगी कि जहाँ पर जैसे भारत के बारे में हम देखें तो भारत में क्या होता है, संसद का चुनाव होता है, संसद के लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर हैं इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। अब लोकसभा का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और राज्यसभा के मेंबर्स का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ठीक है। तो सरकार चूंकि चुन करके आती है हमारे लोकसभा के चुनाव से, ठीक है, तो हम राज्यसभा को अभी होल्ड करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग
लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं, चुनाव होकर के आते हैं, और चुनाव के बाद में क्या होता है कि वो उसमें से जिनको बहुमत मिलता है, बहुमत के आधार पर जिनका 50% से ज़्यादा उनको वोट मिलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सरकार में आ जाते हैं और सरकार अपना बनाते हैं, और सरकार बनाते हैं, कार्यपालिका में का गठन किया जाता है, उससे कार्य संचालन होता है। बाकी जितने भी मेंबर चुन करके लोकसभा के आते हैं वे लोग संसद के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। वो सरकार में तो कार्यपालिका के अंग नहीं बनते हैं, लेकिन विधायिका के अंग होते हैं वे, और विधायिका के अंतर्गत आपकी राज्यसभा के भी मेंबर आते हैं। यानी कि लोकसभा राज्यसभा के वे सारे मेंबर जो कार्यपालिका के मेंबर नहीं है, यानी कि मंत्रिपरिषद के मेंबर नहीं है, वो सब विधायिका के मेंबर कहलाएंगे। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई सरकार आती है और चुनाव करती है, मतलब अपना कार्य संचालन करती है, तो उसको क्या होता है, पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ता है विधायिका पे, ठीक है। अब विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में भी थोड़ा सा ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, ये 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं किसी शासन व्यवस्था के। क्या होते हैं? 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून, जिससे नाम से स्पष्ट है, विधायिका यानी विधि का निर्माण करने वाली संस्था, सभा। तो उसका काम मूल रूप से होता है क्या? कानून का निर्माण करना। अब जैसे देखिए कैसे निर्माण करती है कि कोई भी चीज़, कोई भी कानून जब बनता है, खास तौर से भारत के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है, जब कोई कानून बनता है तो 3 तरीके हैं कानून बनाने के। एक तो साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में इंडिविजुअल जो है विधेयक जाते हैं और वहाँ पर फिर वो पास होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे लोकसभा में कोई विधेयक गया, तो अगर कोई कानून पारित कराना है तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, 3 तरीके हैं जिससे पास होता है कानून। पहला है साधारण बहुमत के आधार पर, यानी साधारण बहुमत मतलब होगा यानी 50% + 1, यानी 50% से ज़्यादा लोग किसी कानून के बनाने के पक्ष में हो तो कानून बन जाएगा। ये मतलब हुआ पहला। दूसरा मतलब हुआ कि आधे से अधिक प्लस 2/3 सदस्यों, सदन में उपस्थित 2/3 सदस्य जो हों वे, लेकिन वे 2/3 सदस्य कभी भी आधे से एक ज़्यादा से कम ना हो, ठीक है। यानी कि साधारण जो आपका कानून बनाने की जो विधि है, साधारण विधि के द्वारा जो कानून बनता है साधारण बहुमत वाला, तो साधारण बहुमत से वो कम नहीं होना चाहिए। कौन? 2/3 सदस्य। मैं इसके बारे में डिटेल आगे बताऊंगा आपको। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, इसको क्या कहते हैं दूसरे वाले को? इसे विशेष बहुमत कहते हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है कि इसमें 2/3 सदस्यों का चुनाव होता है और 2/3 सदस्य सहमत होते हैं। चुनाव नहीं होता है, सहमत होते हैं किसी कानून को बनाने के लिए, और वो 2/3 जो सदस्य हैं किसी भी कंडीशन में साधारण बहुमत वाले सदस्यों से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि सदन के पूरे सदस्यों की संख्या का 50% + 1 से कम नहीं होने चाहिए वो 2/3 सदस्य। समझ गए होंगे आप लोग। और तीसरा कंडीशन ये होता है विशेष बहुमत प्लस जितने भी हमारे पास स्टेट हैं उनमें आधे से एक अधिक स्टेट की संख्या भी हो, यानी कि वही 2/3 सदस्य की सहमति और 2/3 सदस्य जो हों वो साधारण बहुमत वाले सदस्यों से ज़्यादा हों, यानी कि सदन के आधे से अधिक सदस्यों से ज़्यादा हों, और प्लस जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं उनमें से आधे से एक अधिक हों, ठीक है। ये 3 विधि हैं। तो इन विधियों के माध्यम से क्या कानून बनता है। अब कौन बना रहा है ये देखिए, इसमें सदस्यों की संख्या जो हो रही है, कौन? वो सदस्य, सदन के सदस्य ही तो हैं। वो सदन के सदस्य क्या कर रहे हैं? विधि का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो विधि का निर्माण वो करने वाली सभा जो होती है वो क्या होती है? संसद होती है, पार्लियामेंट। तो इसे क्या कहते हैं? विधायिका। और विधायिका में एक लिमिटेड हिस्सा क्या होता है? सरकार बनाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं ये सब आगे के टॉपिक में हम लोगों को मिलेगा। तो जो एक इलेक्टेड होकर के आते हैं 10% सदस्य मेंबर्स जो हमारे चुन करके आते हैं, तो वो ये सदस्य क्या होते हैं कि उनमें से एक कैबिनेट का गठन किया जाता है, ठीक है। और कैबिनेट यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, यही मूल रूप से क्या होते हैं? कार्यपालिका होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो सरकार जो चुन करके आती है, जो बहुमत वाली होती है, उसके एक लिमिटेड सदस्य जो है चुन करके आते हैं और वो क्या करते हैं? इसमें हिस्सा लेते हैं 15% से, यानी कि मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये 15% जो मंत्रियों की जो सदस्य संख्या होती है, यही क्या होती है? आपकी कार्यपालिका होती है, ठीक। तो विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको क्या करती है? जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून है उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो, इस पर देखरेख का कार्य करती है। और न्यायपालिका क्या करती है कि क्या
जो विधायिका ने कानून बनाए हैं कभी कोई विवाद हो जाने की स्थिति में कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर क्या करती है न्यायपालिका, उस पर अपनी ओपिनियन देती है। क्या करती है? अपनी ओपिनियन देती है और सही गलत का जजमेंट सुनाती है कि क्या सही और क्या गलत है संवैधानिक दृष्टिकोण से। समझ गए होंगे आपको। तो यानी कि विधायिका का काम है कानून को बनाना और कार्यपालिका का है जो कानून बने हैं उसका सही संचालन कराना। न्यायपालिका है कि अगर विवाद होने की स्थिति में कि क्या सही क्या गलत, क्या कानूनी क्या गैर कानूनी, उसका जजमेंट देना न्यायपालिका का कार्य है। ठीक है, तो इस तरह की जो 3 व्यवस्थाएं होती हैं इनमें से कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है, जो कि कार्य करने वाली संस्था यही होती है। तो पूरे विश्व में 2 तरह की व्यवस्थाएं मूल रूप से पाई जाती है, एक तीसरी व्यवस्था भी पाई जाती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 2 तरह पे, जहां पर कार्यपालिका विधायिका पे निर्भर होती है वहां पर संसदीय सरकार कहलाती है। जहां पर विधायिका कार्यपालिका पे निर्भर नहीं होती है, कार्यपालिका विधायिका पे निर्भर नहीं होती है, वहां पर क्या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। समझ गए होंगे आपको। तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको संसदीय शासन व्यवस्था मिलेगी, जैसे ब्रिटेन में मिलेगी, कनाडा में मिलेगी, जापान में मिलेगी, भारत में मिलेगी। ये सब कंट्रीज जो होते हैं, ये सब जो ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान है, भारत है, ये सारे कंट्रीज जो होते हैं क्या संसदीय सरकार वाली व्यवस्था होती है। यहाँ पर क्या होता है, अगर सरकार ने यानी कार्यपालिका ने किसी कार्य का सही ढंग से संचालन नहीं किया, उसमें कुछ त्रुटियां आ गई, मतलब कोई कमी आ रही है और वो यानी कि गलत तरीके से वर्क कर रहे हैं जो विधिक नहीं है, विधि के अगेंस्ट है, या विधायिका उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सरकार ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी। उस स्थिति में सरकार को मतलब एक तरह से जवाबदेही है, वो उस कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेही जहां पर निर्धारण किया जाता है वो सब संसदीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। और वो अगर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करते हैं, कौन नहीं कर पाता है, कार्यपालिका विधायिका की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता है, तो सदन में अपना बहुमत खो देगा और बहुमत खो देने की स्थिति में क्या सरकार गिर जाएगी। यानी कि यहाँ पर जिम्मेदार सरकार, एक तरह से कहिए जिम्मेदार सरकार के रूप में आती है। तो इसी को ही कहते हैं कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार, या इसी को कहते हैं सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप। सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी इसे कहा जाता है। इसे उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, इसे कैबिनेट सरकार के रूप में जाना जाता है। मैंने अभी उत्तरदायी का डिफिनीशन आपको बताया कि सरकार जो है लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है बात को बताने के लिए कि क्या कैसे है, क्या विधिक है, क्या नहीं विधिक है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार गिर सकती है। ये तो आपने जाना संसदीय सरकार के बारे में। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो क्या करता है कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो उसका अलग से चुनाव होता है, और जो संसद है उसका अलग से चुनाव होता है, और जो संसद के मेंबर हैं वह कार्यपालिका के मेंबर नहीं होते। क्या समझ रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ क्या है कि जो सदस्य चुन करके जाते हैं संसदीय सदस्य, उन्हीं में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का निर्वाचन होता है, चुने जाते हैं, जो बहुमत वाले होते हैं उन्हीं को जो है क्या किया जाता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, यानी कि कार्यपालिका उन्हीं से गठित की जाती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का चुनाव अलग होता है और कार्यपालिका का चुनाव एक तरह से कहीं अलग होता है, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति का ही चुनाव अलग होता है। जैसे राष्ट्रपति का अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, उधर सीनेट कांग्रेस जो है अपनी अलग व्यवस्था के साथ आती है और उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है। अब रिलेशन नहीं होता है क्या मतलब, कार्यपालिका अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, वह किसी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है विधायिका के प्रति, तो वहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य चल पाता है। तो यहाँ पर इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, गैर उत्तरदायी सरकार। किसके प्रति, यानी संसद के प्रति गैर उत्तरदायी। फिर गैर संसदीय सरकार, जहाँ पर संसद है ही नहीं, यानी कि वो सरकार क्या करते हैं, जैसे अमेरिका में क्या व्यवस्था है, वहाँ पर क्या जो निर्वाचित होकर राष्ट्रपति महोदय आते हैं, वो जैसे बाइडेन साहब इस समय आए हैं, तो ट्रंप इसके पहले थे, बाइडेन साहब जो आए हैं उनका क्या है कि वो जब चुन करके आए तो वो 15 सदस्यों की एक अपनी टीम बनाते हैं और उस टीम के हिसाब से पूरा शासन संचालन का कार्य करते हैं। जो अमेरिका की कार्यपालिका है उसको सही ढंग से देखते हैं, और वहाँ की जो अपनी संसद है वो संसद अपने हिसाब से अपना कार्य करती है, कानून निर्माण करने में वो सहयोग करती है और सरकार के ऊपर निगरानी करती है, ध्यान देती है कि क्या कुछ गैर संवैधानिक कार्य तो नहीं कर रहे हैं, और गैर संवैधानिक कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ क्या वीटो का प्रयोग करते हुए और तमाम सारी चीज़ें हैं ला करके उनके महाभियोग वगैरह की प्रक्रिया लाएंगे, अपना महाभियोग के द्वारा फिर राष्ट्रपति महोदय को हटा सकते हैं अगर वो सिद्ध हो जाता है
महाभियोग जैसे ट्रंप के ऊपर लगा था, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, तो ये इस रूप से वो नियंत्रण रखती है। तो उस पर क्या होता है, संसद के अपने कार्यों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। राष्ट्रपति कार्यों के लिए संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, राष्ट्र के प्रति होते हैं, जनता के प्रति होते हैं। ठीक है, मतलब संसद डायरेक्टली उन पर कोई दबाव नहीं रहता है। कुल आप समझने की बात ऐसे है। इसको ही क्या कहता है, निश्चित कार्यकारी सरकार। हाँ, इसमें देखिए एक चीज़ और भी होता है, ये क्या 5 साल के लिए अस्थायी सरकार होती है और तभी हटाया जा सकता है जब उसमें महाभियोग की कार्यवाही की जाए। अन्यथा की स्थिति में ये जितने साल के लिए इनके यहाँ इलेक्शन की व्यवस्था होती है, जैसे मान लो रूस में बात करें तो 6 वर्ष के लिए है, अमेरिका में बात करें तो 4 वर्ष के लिए है, तो इनको उसके पहले हटाया नहीं जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में ये पूरी तरह से अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है तो उसको 5 साल से पहले भी अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। जैसा कि बहुत सारा उदाहरण आपने इतिहास में देखा है आपने कि ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो एक चीज़ दोनों में डिफरेंसेस ये रहे, तो ये निश्चित कार्यकारी सरकार है, ये अनिश्चित कार्यकारी सरकार है। मतलब इसका कार्यकाल पूर्ण रूप से निश्चित नहीं, निर्धारित नहीं है, किसी कंडीशन में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, आपने देखा। और ये व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, जैसे अमेरिका है, ब्राज़ील है, रूस है, श्रीलंका में ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दो संदर्भों में आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी। इसके अलावा एक होता है सामूहिक कार्यपालिका। ये कुछ राष्ट्रों में पाया जाता है, खासतौर से आप स्विट्जरलैंड में देखेंगे ये है। यहाँ पर सामूहिक कार्यपालिका में क्या होता है कि समूह में लोग राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में क्या है, वहाँ पर 7 व्यक्ति ऐसे होते हैं, 7 राष्ट्राध्यक्ष के रूप में होते हैं, वो मिल करके कार्य करते हैं, फिर 1 बाय 1 एक संचालन शासन करते हैं। वहाँ पर एक संयुक्त सरकार के रूप में कार्य करते हैं। तो वो थोड़ी सी इससे अलग व्यवस्था होती है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। बहरहाल हम लोग संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में देख रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और संसदीय सरकार क्या होती है। अध्यक्षात्मक शासन अध्यक्षात्मक सरकार कैसे कार्य करती है और संसदीय सरकार किस रूप में कार्य करती है और किन देशों में मूल रूप से महत्वपूर्ण कौन कौन से देश हैं जिनमें लागू है। ठीक है, ये व्यवस्था। अब हम लोग बात करते हैं भारत के संदर्भ में। देखिए भारत क्या है, भारत एक ऐसा कंट्री है जो कि बड़ा रोचक और बड़ा अच्छा एक संविधान है भारत का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। मैंने भी आपको बताया कि भाग 5 जो है वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में कौन करता है, भाग 5 संघ का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, इसमें अनुच्छेद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद इसमें 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में बात करता है। कितने से लेकर के, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक। अब इसमें क्या है कि जितनी भी इकाइयां हैं कार्यपालिका के कार्य संचालन में, जितने लोग सहभागी हैं, हिस्सेदार हैं, उनके सारे के लोगों के बारे में इन अनुच्छेदों के माध्यम से बता दिया गया। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसमें मूल रूप से राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है तथा महान्यायवादी। कुल ये जो आपके 5-6 जो आपके बिंदु पढ़ रहे हैं उनको देखेंगे। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद है आपकी, और देन इसके बाद महान्यायवादी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका के अंदर आएंगे। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में, राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब मिलाकर के क्या संघ की कार्यपालिका के टॉपिक के अंतर्गत आपके आएंगे। और इसमें से आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वे हैं राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये अनुच्छेद 52 आपका पहला सब, एक एक स्टेटमेंट आप लोग एक एक अनुच्छेद को ध्यान से सुनते रहिएगा। आज हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन तक की बात करेंगे। ठीक है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, फिर इसके बाद में आगे के क्रम में हम लोग देखते जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका इससे रिलेटेड है, तो इसको बहुत बारीकी से आप लोग इसको ध्यान से समझते जाएं। देखिए इसमें क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या, इसका जो एक अनुच्छेद भाग 1 मतलब भाग 5 का अनुच्छेद नंबर 1 जो कहता है, और नंबर 1 नहीं वो 52 है, नंबर 1 यहाँ पे 52 के रूप में आएगा। तो 52 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रावधान राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान जो है वो क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय होंगे, और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति होगा।
ठीक है। तो हम जान लीजिए ये भी चीज़ें कि आपकी भारत का जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और ये पर्सन के रूप में और फीमेल पर्सन के रूप में अगर हम देखेंगे तो आदरणीय जो राष्ट्रपति की वाइफ होती हैं वे दूसरी जो है सदस्य के रूप में होती हैं, और या फर्स्ट लेडी के रूप में आप जान सकते हैं। प्रथम व्यक्ति के रूप में अगर प्रतिनिधित्व किया जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय के बारे में, और प्रथम महिला के बारे में अगर बात करेंगे फर्स्ट लेडी के रूप में तो राष्ट्रपति महोदय की पत्नी जो होती हैं वो फर्स्ट लेडी के रूप में भारत की आएंगी आपको, ठीक है। तो ये बात केवल करता है अनुच्छेद 52 करता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा रोचक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इधर से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, प्री में ही आएंगे, और इधर जो बताया मैंने वो सब मेंस में आपको आएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखें, कूट में भी बेटा देता है बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ये बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन सा आपको से रिलेटेड तथ्य। अब तो चूँकि एग्जाम्स काफ़ी टफ होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो इसमें डिटेल्स आपको थोड़ी समझनी होगी। सारे पॉइंट्स को अगर आप समझ में आएंगे तभी आप कूट के जवाब दे पाएंगे अच्छी तरीके से। तो मैंने क्या कहा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती थी? राष्ट्रपति महोदय में निहित होती है। अब इसमें से इसका क्या मतलब होता है, यानी कि कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति महोदय होंगे। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी, किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार, ठीक है। पूरी कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, तथा राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग जो कर रहा है वो संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। ऐसा करेगा, स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी कि अनुच्छेद, देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 53 जो कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग करेगा, संवैधानिक दायरे में रहते हुए संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक है। ये बात तो बताई गई है, लेकिन इसी में देखिए कुछ चीज़ें अपवादिक दृष्टिकोण में होती हैं। जैसे इसी के बाद में अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 74 में देखेंगे तो वहाँ पर अनुच्छेद 74 में कह दिया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करेगा, ठीक है। तो एक तरह से बाध्यकारी राष्ट्रपति महोदय को कर दिया गया है कि कार्यपालिका कुछ एक शक्तियां हैं, जैसे वीटो पावर वगैरह, उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में वह क्या करेगा कि अपने जो भी निर्णय है, यानी अनुच्छेद 53 में जो बातें बताई गई हैं कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो तो सत्य है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग क्या करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करेंगे। तो वही बात कह रहा है, अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह तथा मंत्रणा से ही करेगा। यानी कि एक तरह से कहिए उनको बाध्य कर दिया गया है। वह स्वविवेकीय शक्ति उनमें कुछ एक बिंदुओं को लेकर के है, बाकी स्वविवेकीय शक्ति नहीं कि, यानी कि कहने का मतलब पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून पारित कर दिया है, चीज़ें ले आए हैं, तो उनको मानना पड़ेगा, किसको? राष्ट्रपति महोदय को बाध्यकारी है, और तभी फिर आगे की व्यवस्था चल पाएगी। अनुच्छेद 74 के माध्यम से अनुच्छेद 53 पे एक तरह से कहिए कि उसमें मेंशन कर देता है, दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। और देखिए हमारे जो संविधान को जो पढ़ा जाता है तो वह जो है बहुत सारे संविधानों के तालमेल से मिल करके बढ़ाता है। उससे रिलेटेड अगर कोई और अनुच्छेद है तो उसमें क्या बातें वर्णित की गई हैं, तो दोनों को मिला करके स्पष्ट किया जाता है, फिर स्पष्ट होता है। तो जैसे अनुच्छेद 53 की बात करेंगे, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान तो राष्ट्रपति होता है, ये तो सत्य है, लेकिन वो शक्ति का प्रयोग इसमें उसी में फिर मेंशन था कि अपनी शक्ति का प्रयोग अपने मातहतों यानी कि अपने डिपेंडेंट लोगों को के माध्यम से विधि के अनुसार से करेगा। लेकिन 74 में कह दिया गया कि नहीं, उस शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह और उसकी मंत्रणा के आधार पर ही करेगा, और दूसरा कोई माध्यम नहीं है करने का, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई। इसमें अनुच्छेद 54 में फिर क्या कहता है, ठीक, 53 समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। इसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से हो किया जाएगा, यानी कि एक तरह से कहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो 3 अनुच्छेद हम लोगों ने बात करी। पहले के बारे में बात करी कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान, अनुच्छेद 52 में क्या संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति महोदय होंगे,
संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। और 53 में देखा संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी 53 में। और 54 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। तो ये कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। सारे इधर के जो संघ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे ये यूपीएससी या वनडे एग्जाम्स में सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी में क्वेश्चन पूछता है कि पूछ लेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद किस में दिया गया है, तो आप किस में बताएंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो अनुच्छेद आप 53 का प्रयोग करेंगे, राष्ट्रपति महोदय में निहित है। ठीक है। और उसके बाद में और डिटेल करेंगे। अनुच्छेद 74 के बारे में पूछता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रयोग कैसे करेगा राष्ट्रपति, तो उसमें 74 में बताया गया है कि उसकी सलाह से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह और मंत्रणा के आधार पर करेगा। ठीक है। तो ये बात हमेशा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 52 कहता है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 52 कह रहा है। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है आपका, संघ की कार्यपालिका उसमें निहित होगी, किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 54 जो कह रहा है निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की विधि बता रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग, तो एक बात जान लीजिए कि इसमें कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। वो 3 निकाय हैं जो हिस्सा लेती हैं। इसके बारे में वही बात इसमें विवरण दिया गया है कि निर्वाचन में भाग लेंगे कौन कौन, ये अनुच्छेद 54 कह रहा है। ठीक है। 52, 53 और 54। 54 में कह रहा है कि 3 बिंदु हैं। पहले बिंदु में क्या कह रहा है कि संसद के सदस्य, अब संसद में कौन आएगा, लोकसभा और प्लस राज्यसभा। ठीक है। कि निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, ये शब्द याद रखिएगा, निर्वाचित, क्योंकि अगर आपने गैर निर्वाचित कर दिया तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। और ये यूपीएससी बहुत बार पूछा है क्वेश्चंस में, आप उठा के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि निर्वाचित शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वे भाग लेंगे, और सभी विधानसभाओं के, ठीक है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वे भाग लेंगे। क्या समझ में आया। दूसरा बिंदु कौन था कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। राज्यों की विधान परिषद के सदस्य नहीं लेंगे भाग, और जो निर्वाचित सदस्य हैं वही लेंगे भाग, मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे इसमें। ठीक है। तीसरे में होगा क्या कि तीसरा बिंदु आप देखेंगे तो इसमें ये 70वें संविधान संशोधन 1992 में एक संशोधन किया गया। 1992 में 70वां संविधान संविधान संशोधन किया, जिसके माध्यम से क्या कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी 2 संघ शासित जो क्षेत्र थे उस समय, अभी तो दिल्ली फिर राज्य का दर्जा उसको दे दिया गया है, तो संघ शासित जो क्षेत्र थे उस समय की स्थिति में, तो वहाँ पर क्या कहा गया कि इनकी विधानसभाओं से, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। 3 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब 3 निकाय भाग लेता है। पहला क्या रहता है, हमारी संसद भाग लेती है, लोकसभा राज्यसभा जिसमें आती है, इसके सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए कहीं कहीं पर क्या है, राज्यों की विधानसभाएं भी 2 तरह की हैं, एक तो विधानसभा है, दूसरी विधान परिषद। तो विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है। केवल विधानसभा के वो भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। और तीसरा बिंदु है कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यह 3 निकाय के लोग मिलकर के राष्ट्रपति महोदय का चुनाव करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के, संसद के जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में आप देखते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। तो ये जो मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं ये क्या होंगे, आप किसमें नहीं आएंगे, किसमें नहीं आएंगे, राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। उसी तरह से विधानसभाओं में, प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं में कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं। उन निर्वाचित सदस्यों में से एक निर्वाचित सदस्य होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो क्या होगा कि उसमें उसको भाग नहीं लिया जाएगा, उसको भी उसमें क्या करेंगे, नहीं शामिल करेंगे राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में। और दिल्ली और पुडुचेरी में भी अगर विधानसभा में कोई गैर इलेक्ट व्यक्ति है, ठीक है, जो मतदान से चुन करके नहीं है, वह भी भाग नहीं लेगा। तो ये 3 बात आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन नहीं लेगा और कौन कौन भाग लेगा। तो ये तो बात थी इसके
बारे में, अनुच्छेद इतने बारे में 54 तक आपने समझ लिया होगा। एक तो संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, और संघ की जो 52 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन आगे ही अनुच्छेद 74 में कह दिया गया, लेकिन वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह या मंत्रणा के आधार पर ही लेगा, कोई भी निर्णय लेगा। ठीक है, इसके बाद निर्वाचन है 54 में निर्वाचन की बात बताई गई। निर्वाचन के बारे में अभी हमने आपको बताया कि 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं, तीन निकाय इसमें शामिल होते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। और ये दिल्ली पुदुचेरी के बारे में क्वेश्चन इसमें भी आपको आया है एग्जाम में कई बार कि कब इसको शामिल किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए 1992 में 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको क्या किया गया है, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 55 के संदर्भ में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति इसमें दी गई है। ठीक है, क्या हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो गई। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही थोड़ी सी क्रिटिकल कह सकते हैं इसको पद्धति है। बस आप समझ लेंगे इसको इजी वे में तो बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। तो इसमें क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होगी। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रखा जाएगा, यानी कि पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाला आप कहेंगे, एकल संक्रमणीय ये मत प्रणाली कह सकते हैं। योम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, योम उसके साथ आप जोड़ेंगे मतलब गुप्त मतदान द्वारा होता है, सार्वजनिक मतदान से इनका चुनाव नहीं किया जाता है। तथा यथासंभव सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के मापन में एक रूपता रखी जाती है। ठीक है, तो क्या बताया गया इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक्चुअल में होगा कैसे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी विधि रीति अपनाई जाएगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैंने बताया आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है, ये 2 व्यवस्थाएं हैं। और ये दोनों ही व्यवस्थाएं जो आपकी हैं वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जिनके संदर्भ में आप लोग इसमें देख रहे हैं। ये व्यवस्थाएं डिटेल हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अगला सेगमेंट आपका होगा। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों ने अभी तक इसको समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या व्यवस्था होती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या व्यवस्था होती है, इसके बारे में हम लोग अगले वाले विषय में देखते हैं। अभी इसको 1 मिनट रिवाइज करा देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए 1 मिनट बिना तथ्यों के आधार पर। पहले तो हम लोगों ने क्या बताया था कि ये सरकारें किस रूप में कार्य करती हैं, संसदीय सरकार क्या है, अध्यक्षात्मक सरकार क्या है, ठीक है। और इसके बारे में भारतीय कार्यपालिका के बारे में हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका के बारे में देखा। संघीय कार्यपालिका में पहले हमारे राष्ट्रपति महोदय के बारे में देखा। इस राष्ट्रपति महोदय जो अनुच्छेद जो है हम लोगों का संघीय कार्यपालिका के बारे में भाग 5 में दिया है। अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 78 तक इसके बारे में डिटेल है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय स्टार्ट किए इसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया कि कार्यपालिका का शक्ति जो है राष्ट्रपति जो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में ही शक्ति निहित होगी, ये तो 53 में बताया। और फिर उसके बाद सुधार के बारे में भी हम लोगों ने इसमें देखा कि मतलब 74 अनुच्छेद 74 में जो दिया गया उसमें बताया, ये बाध्य किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो है मंत्रिपरिषद की बात किसी भी निर्णय को लेने के लिए, उनकी बात मानने के लिए, उनसे मंत्रणा करने के लिए बाध्य है। फिर उसके बाद में इनकी रीति, निर्वाचन की रीति देखी गई। निर्वाचन की रीति में हम लोगों ने देखा 3 निकाय, संसद के निर्वाचित सदस्य आ रहे थे, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल हो रहे थे। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा इसमें कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से देखा कि जिसमें
दिल्ली और पुदुचेरी के सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। ये बात थी। और अनुच्छेद 55 के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन की पद्धति के बारे में इसमें बताया गया। पद्धति में बताया गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा और ये गुप्त मतदान के तहत होगा। तो यही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।